जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फेफड़ों के बारे में। ठीक है, फेफड़ों को अपन कहते हैं इंग्लिश में लंग्स। ठीक है, फेफड़े हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ये आप सबको पता है, क्योंकि अगर अपन सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे 1 या 1.5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, लेकिन जो सांस लेते हैं किसकी सहायता से लेते हैं? फेफड़े की सहायता से। और ये फेफड़े ही होते हैं जो सांस को, जो वायु अपन अंदर लेते हैं उसको भर के रखते हैं, और फिर इस फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले फेफड़ों के बारे में। तो आइए बिना देरी के सबसे पहले तो अपन उसकी क्रियाविधि समझते हैं, फिर उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये मैंने पहले से चित्र तैयार करके रखा है, तो अपन इसको समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, देखिए, हमारे सबसे ऊपर होती आंख, उसके नीचे नाक और उसके नीचे मुंह। जब अपन नाक बंद करते हैं तो अपन मुंह से भी सांस ले सकते हैं, और वही अपने कहाँ जाती है? फेफड़ों में। लेकिन जब अपन मुंह बंद रखते हैं तब भी नाक से सांस लेते हैं और वो भी फेफड़ों में जाती है। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि नाक और मुंह दोनों का जो छिद्र है, दोनों की जो नलियां हैं, दोनों एक जगह जाके कहीं ना कहीं मिल रही है। ठीक है, और वो कहाँ मिल रही है? अपने कंठ में जाके मिल रही है। ठीक है, वो अपने नेक पे जाके मिल रही है। अब देखिए, यह है तुम्हारा नासा छिद्र, ऊपर हो गया। इसके नीचे हो गई मुख गुहा, क्योंकि जो मुंह की जो गुफा है वो यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होती है। अब देखिए, जैसे ही अपन नासा छिद्र से अंदर की तरफ आते हैं तो एक नली एक देखिए ऐसे पाइपलाइन जैसी लग रही होगी, और मुख से भी जो नली जा रही है वो दोनों यहाँ जाके मिल रही है, और यहाँ पर एक बॉक्स जैसा है, अपने कंठ में एक बॉक्स जैसा होता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं स्वर तंत्र। उसको अपन बोलते हैं स्वर तंत्र, ये इसको बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर तंत्र। ठीक है, क्योंकि यहीं से आवाज निकलती है। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, जो इंग्लिश में इसको लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी के पास में एक और चीज होती है, उसको अपन बोलते हैं घंटी ढक्कन। उसको अपन क्या बोलते हैं? घंटी ढक्कन। क्योंकि जब अपन खाना खाते हैं, इसका काम क्या होता है? देखिए, जब अपन खाना खाते हैं तो जो भोजन है वो अपने फेफड़ों में ना जाए, इस वजह से जो घंटी ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है जब भी अपन खाना निकलते हैं, और जब अपन सांस लेते हैं तो वो ढक्कन खुल जाता है, और फिर अपन जो वायु ग्रहण की अपन ने वो फेफड़ों के अंदर चली जाए। तो घंटी ढक्कन का काम क्या होता है कि भाई जो खाना आया है तो उसको पेट में पहुंचाए, और अगर हवा आई है तो उसको फेफड़े में पहुंचाए। ये डिफरेंस, मतलब ये अंतर छांटने का काम कौन करेगा? घंटी ढक्कन का, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। मान के चलिए कभी कभी अपना दिमाग काम नहीं करता है सही जगह। ठीक है, कभी अपन को सोचते रहते तो अपन क्या हो जाता है, खाना अपने श्वास नली में चला जाता है और एकदम से खांसी आती है। ठीक है, एकदम से छींक वगैरह अपन को आने लग जाती है, एकदम जी मचलने से लग जाता है। ठीक है, तो उसको अलग अलग करने का काम कौन करता है? घंटी ढक्कन। ठीक है, अब देखिए, उसके नीचे चलेंगे तो अपने नीचे निकलती है ये श्वास नली, एक ही नली जा रही है, ये पूरी यहां तक पूरी जा रही है, ये अपनी है श्वास नली। यहाँ पर क्या है? अपने पूरी यहाँ से, ये पूरी यहाँ से आ रही है ये श्वास नली। ठीक है, क्योंकि जो वायु होती है वो इसी के माध्यम से अंदर आती है। इसको अपन बोलते हैं ट्रैकिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकिया। श्वास नली से आई। अब श्वास नली से जब अपन अंदर आती है तो अपने पास जो फेफड़े होते हैं, जो फेफड़े होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, मतलब अर्थात राइट वाला और लेफ्ट वाला। ठीक है, दो फेफड़े होते हैं, एक तो राइट में और एक लेफ्ट में, इसलिए अपन बोलते हैं इसको एक जोड़ी या एक पेयर। ठीक है, एक जोड़ी या एक पेयर। तो अपने ये इधर मेरा हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट। ठीक है, ऐसे ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। समझ गए? अब देखिए, जब ये श्वास नली ट्रेकिया नीचे जाती है तो दो अलग अलग फेफड़े हैं, तो इसको भी दो भागों में बंटना पड़ेगा, ताकि इधर का फेफड़ा भी काम करे सही से और इधर का फेफड़ा भी काम करे सही से एक टाइम पे। ये नहीं आधा काम कर रहा है आधा काम नहीं कर रहा। ठीक है, उसमें क्या गड़बड़ी हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, जो दो नलियों में बांट दिया गया है, किसको? श्वास नली को दो नलियों में बांट दिया गया है, उसको अपन बोलते हैं श्वास नली को। जैसे ये श्वास नली, तो इसको अपन बोलते थे श्वसनी। क्या बोलते हैं इसको? श्वसनी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। जब श्वास नली से वायु अंदर आती है तो दो फेफड़े होने की वजह से दो नलियों में बढ़ जाती है, उसको मैंने बोलते हैं श्वसनी, और उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकस। तो दोनों तरफ से वायु दोनों फेफड़ों में चली जाती है, और जैसे ही ये
वायु अंदर जाती है तो इसके बाद में छोटी छोटी नलियां होती है, देखिए आपको दिख रही है छोटी छोटी नलियां, इन नलियों को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, इसको हम क्या बोलते हैं ब्रोंकाई, और हिंदी में इसको बोलते हैं श्वसनिका। ये थी श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका। क्या थी? श्वास नली, सबसे पहले श्वास नली थी, फिर श्वसनी में बटी और फिर श्वसनिका। ठीक है, अब देखिए आपको ये गुब्बारे जैसी ऐसे संरचना दिख रही होगी कई सारी। ठीक है, इन संरचनाओं को अपन बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्वियोली। ठीक है, ये हो गया आपका श्वसनी। तो सबसे पहले क्या थी? श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका, उसके बाद में ये कूपिका। अब जब भी अपन सांस लेते हैं, जब भी अपन वायु अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, तो नाक से लो या मुख से लो, बात एक ही है। फिर यहां से वायु आती है स्वर तंत्र से होते हुए, ये श्वास नली में जाएगी, श्वास नली से श्वसनिका में बटेगी, और श्वसनिका में, श्वसनी के बाद में श्वसनिका में बटेगी, और श्वसनिका उसको क्या करेगी? जो कोशिकाएं हैं उनको ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, यहां तक ये कार्य होता है। अब देखिए जब वायु इसके अंदर आती है ना, कोशिकाओं के अंदर, तो इसके दीवारों पर क्या होती है? केशिकाएं। जो कोशिका है, कोशिका, उसकी जो दीवारें हैं उसके ऊपर क्या होती है? केशिकाएं, केशिकाएं। ठीक है, अब ये केशिकाएं, इसको अपन बोलते हैं वीन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीन्स। देखिए केशिका हो गई। अब ये केशिका क्या काम करती है? उसके अंदर खून बहता है, आपको पता है। ठीक है, उन केशिकाओं में, क्योंकि वो भी क्या एक प्रकार की नसें हैं, हालांकि ये बारीक होती है, धागे जैसी संरचना जैसी। ठीक है, अब वो केशिका क्या काम करती है? अपने अंदर खून रखती है। अब वो क्या करती है? जो वायु केशिकाओं में भरी, सॉरी, जो वायु कोशिकाओं में भरी हुई है और जो रक्त केशिकाओं में बह रहा है, उन दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। क्या काम करती है? कि जो अशुद्ध खून आया है इधर, उसमें से जो CO2 है वो तो चली जाएगी वायु में, अर्थात कोशिकाओं में। ठीक है, अर्थात कोशिकाओं में। और जो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वायु के अंदर है वो चली जाएगी केशिकाओं में, अर्थात रक्त में। ठीक है, अर्थात रक्त में। ठीक है, किस में चली जाएगी? रक्त में। अब यहां से रक्त, रक्त के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, रक्त के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसी के अंदर होता है। ठीक है, आयरन जिसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर ही होता है आयरन। तो वो क्या काम करता है? उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और ले जा करके कहां दे देता है भाई? कोशिकाओं में दे देता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है कोशिकाओं में, ट्रांसफॉर्मेशन कोशिकाओं में कर देता है। ठीक है, श्वास नली थी, श्वास नली के बाद में श्वसनी, श्वसनी के बाद में श्वसनिका, और फिर कूपिका, कूपिका से वायु में ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेगा, और हीमोग्लोबिन सब मतलब खून की सहायता से, नलियों की सहायता से अपने पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखिए ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और वो क्या काम करेगी? कोशिकाएं, कोशिकाएं जो भोजन बनाती हैं या कोई भी क्रिया करती है, उसके लिए अपन जो कोशिका है उसको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। कोशिकाओं को हर एक कार्य के लिए, ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन इसलिए महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। ठीक है, अगर भोजन भी बनाना है, ग्लूकोज भी बनाना है, तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और वो कहां से आएगी? बाहर से, फेफड़ों की सहायता से, और फिर रक्त से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब कोशिका कार्य करती है तो आपने देखा होगा कि अपने शरीर के अंदर से जब अपन सांस छोड़ते हैं तो गरम गरम वायु आती है। क्या आती है? गरम गरम वायु आती है। और वो गरम गरम वायु ऊष्मा, मतलब उसके अंदर क्या भर जाती है? ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा भर जाती है, अर्थात जब कोई चीज ऊष्मा, और दूसरी चीज ऊष्मा तो निकाल रहा है लेकिन ऊर्जा भी तो बना रही है अपनी कोशिकाएं। तो ऊष्मा और ऊर्जा मतलब अपने शरीर में दो तरह की क्रियाएं होती है, उसको बोलते हैं अपचायी क्रिया। अपचाय, इसको अपन बोलते हैं कैटाबोलिक, कैटाबोलिक, इसको अपन बोलते हैं कैटाबोलिक अपचायी क्रिया। क्योंकि यहाँ पर जोड़ टूटेगी भी सही और जुड़ेगी भी सही। ठीक है, टूटेगी भी सही और जुड़ेगी भी सही, उसको अपन बोलते हैं कैटाबोलिक क्रिया, अपचायी क्रिया, जिससे ऊष्मा भी निकलती है और अपन को ऊर्जा भी मिलती है। तो कैटाबोलिक क्रिया होती है, अपचायी क्रिया होती है। अब देखिए ऊष्मा क्यों निकलती है? अपचायी क्रिया का। ऊर्जा क्यों मिलती है अपन को? अपचायी क्रिया के कारण, क्योंकि उसके अंदर दोनों तरह की क्रिया होती है। ठीक है, अब ये था
क्रियाविधि कि भाई फेफड़े काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जब भी अपन श्वास लेते हैं ना, श्वास, तो आपने ये तो पढ़ा होगा कि भाई विज्ञान में कि जो अपना वायुमंडल है उसके अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। इसलिए जब अपन सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, कभी ये मत कहना कि भाई अपन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जब भी अपन इनहेल करेंगे, जब भी अपन सांस लेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, तो उसके अंदर अपन वायु अंदर लेते हैं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन आती है, ठीक है। तो उस वायु में सबसे ज्यादा पार्ट किसका होता है? नाइट्रोजन का। 78% पार्ट होता है नाइट्रोजन का। कितना होता है? 78%, ठीक है, 78% होता है नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन अपने शरीर में किसी काम नहीं आती है, ठीक है, नाइट्रोजन अपने शरीर में किसी काम नहीं आती है। यहां तक क्लियर? अब आगे देखिए, दूसरी चीज जब अपन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये आती है 21%, ठीक है। ऑक्सीजन अपने वायु के साथ में अपने शरीर में, अपने फेफड़ों में कितने परसेंट आती है? 21%। और जो अन्य गैसें मान के चलिए, ठीक है, या फिर स्पेशल ले लीजिए CO2, ये होती है आपकी 0.03, और बाकी आपकी अन्य गैसें होती है। लेकिन ठीक है, जब अपन इनहेल करते हैं तब तो 78% होता है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन होती है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। लेकिन जब अपन बाहर छोड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन हो जाती है कम। कितनी हो जाती है? 17%। और CO2 कितनी हो जाती है? 4%। क्योंकि जो ऑक्सीजन की जरूरत अपन को थी वो कुछ अपन ने ले ली है, कुछ परसेंट अपन ने ले ली है। इस वजह से जब अपन बाहर छोड़ते हैं हवा को, जब भी अपन एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखिए, अगर आपको 10th वाले बच्चे क्या करेंगे, जो भी अगर 10th वाले बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो क्रियाविधि सबसे सिंपल है, ठीक है। अपन सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद में वो घंटी ढक्कन से होते हुए घंटी ढक्कन खुल जाता है। घंटी ढक्कन के खुलने से, घंटी ढक्कन क्या होता है? घंटी स्वर तंत्र यहाँ पर होता है गले में। घंटी ढक्कन से होते हुए खुलने से वायु जो है श्वास नली से होते हुए, श्वास नली से होके श्वसनी, और श्वसनी से होते हुए श्वसनिका, और फिर श्वसनिका से कूपिका, कूपिका में वायु चली जाती है, और फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होकर के जो खून है, जो रक्त है, वो शुद्ध हो जाता है और फिर चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने ये देखिए, ये कुछ संरचनाएं हैं, ये है आपकी उपास्थि, ये है आपकी उपास्थि। उपास्थि क्या काम करती है? जब अपन सांस लेते हैं, जब अपन सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस लेते वक्त तो ठीक है, लेकिन जैसे ही अपन सांस छोड़ते हैं तो जब भी कोई चीज अंदर से खाली होती है तो पिचकती है, ठीक है। आपने भी जब बोतल में फूंक मारी होगी या फिर उसमें से हवा खींची होगी तो पिचक जाती है। लेकिन अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, अगर तुम्हें हवा ना दे तो खुद से नहीं हो सकती। वैसे ही प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती थी। इसलिए जब फेफड़ों का निर्माण हुआ होगा तो भगवान ने क्या किया होगा? इसमें उपास्थि लगा दी, मतलब लचीली हड्डी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। उपास्थि यहाँ पर लगी होती है, जो इसकी संरचना है, जो नली है, उसके अंदर क्या लगी होती है? पूरी की पूरी उपास्थि लगी हुई है, ताकि ये नली जो है पिचके ना, तो ताकि जो वायु अपन लेते हैं वो आराम से आ सके, कोई परेशानी ना हो। तो उपास्थि क्या काम करती है? जो श्वास नली होती है उसको पिचकने से बचाती है, और जब अपन सांस ले तब अपने सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, ब्रीथिंग में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। श्वसन समझ में आया? अब श्वसन होता क्या है? जब अपन सांस लेते हैं तो अपन सांस लेने के साथ में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? अपने कोशिकाओं में, और वहां पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और उसी को ही अपन, उससे अपन को ऊर्जा मिलती है, और इसी को ही अपन कहते हैं श्वसन, ठीक है। सांस ली, ऑक्सीजन कोशिकाओं में गई, ऑक्सीकरण हुआ, और अपन को ऊर्जा मिली, इसी को ही श्वसन कहते हैं, ठीक है। किसी को क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखिए, प्लूरा मेम्ब्रेन, आपको ये सब दिख रहा होगा, प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये सबसे भारी परत होती है, ठीक है। और ये क्या काम करती है? ये काम करती है अपने फेफड़ों को
बचाने के लिए, क्योंकि ये क्या होती है, लचीली होती है, ताकि अपने फेफड़ों में अगर ज्यादा प्रेशर अपन सांस ले ले तो ये मतलब एक्सपेंड ना करे, ज्यादा खिंचाव ना हो, ताकि अपने फेफड़ों में कोई मतलब दिक्कत ना करे, ठीक है। इसलिए ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। क्या नाम है इसका? प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या काम करती है? प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए ये आपको एक संरचना दिख रही होगी, इसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। इंग्लिश में भी इसको डायफ्राम बोलते हैं, हिंदी में भी डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। डायफ्राम। देखिए डायफ्राम क्या काम करता है, जब अपन सांस लेते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, ठीक है। जब अपन सांस लेते तो फेफड़े फूलते हैं और ये डायफ्राम हो जाता है नीचे और ये सिकुड़ जाता है एक तरीके से, ठीक है। जब अपन सांस लेते थे तो फेफड़े तो फूलते हैं और ये सिकुड़ जाता है। जब अपन सांस छोड़ते हैं तो ये फैल जाता है और ये सिकुड़ जाता है फेफड़े। सांस देखिए, वायु आई, फेफड़े फूलेंगे तो ये पिचक जाएगा, और जैसे अपन सांस छोड़ेंगे तो ये सिकुड़ जाएंगे और ये फैल जाएगा। अब देखिए जब अपन सांस छोड़ते हैं ना तो डायफ्राम भी क्या काम करता है, अपना प्रेशर काम करता है, मतलब अपना प्रेशर लगाता है। डायफ्राम भी क्या काम करता है, अपने फेफड़ों पे प्रेशर लगाता है, ताकि अपन जो वायु है उसको बाहर छोड़ सके, कोई दिक्कत ना आए, आराम से, ठीक है। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं होती है उनकी मेजोरिटी इसी की होती है, क्योंकि उनका फेफड़े क्या होता है, जो दीवार, देखिए इसके नीचे आ जाता है आपका अमाशय, ठीक है, पेट आ जाता है इसके नीचे अमाशय। अब उसमें क्या है, ज्यादा प्रेशर नहीं लग पाता, इसलिए फेफड़े क्या है उनके ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पाता, इस वजह से डायफ्राम क्या काम करता है, उनका प्रेशर लगाता है, ताकि ये सांस छोड़े और दोबारा सांस ले, ब्रीथिंग का काम अच्छे से चलता रहे, ठीक है। कूपिका भी इसके अंदर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, ताकि सांस छोड़ सके और ले सके, ठीक है। और ताकि जो जीव है, जो भी मनुष्य है या फिर कोई भी है, तो उसको आराम से श्वसन की क्रिया कर सके, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक ये क्रियाविधि हो चुकी है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, देखिए दोस्तों अब अपन चलते हैं आगे। श्वसन, मैंने बताया था कि भाई हम वायु ग्रहण करते हैं और फिर वो वायु कोशिकाओं तक जाती है और कोशिका ऊर्जा बनाती है और उसको श्वसन कहते हैं, ठीक है। कोशिकाओं के ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका करती है, जो ऑक्सीजन आई है उसकी उपस्थिति में उसकी मदद से खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देती है, ठीक है। खाद्य पदार्थ जो भी वो बनाती है उसका ऑक्सीकरण कर देती है, जिससे हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और अर्थात ऊर्जा मिलती है, जिसे अपन श्वसन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जो श्वसन होता है, श्वसन, देखिए श्वसन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है इंटरनल अर्थात आंतरिक, एक होता है एक्सटर्नल अर्थात बाहरी। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है हमारी कोशिका और रक्त के मध्य, ठीक है, कोशिका और रक्त के मध्य। एक्सटर्नल जो होता है वो होता है कूपिका और केशिका के मध्य। देखिए कैसे इंटरनल की, देखिए श्वसन दो तरीके से होता है। कैसे, जब वायु अंदर आती है, जब अपन फेफड़ों से वायु ग्रहण करते हैं तो वो किसके अंदर जाती है, कूपिका के अंदर, और कूपिका के वहीं पर ही केशिका होती है, वहीं पर होती है केशिका, मतलब ये कूपिका मान के चलिए, ये केशिका मान के चलिए। तो दोनों क्या करती है, एक के पास है CO2, एक के पास है O2, एक के पास है कार्बन डाइऑक्साइड, एक के पास है ऑक्सीजन। तो दोनों क्या करती है, दोनों को, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थात केशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो क्या करेगी, इससे मांगेगी, और ये क्या काम करेगी, CO2 मांगेगी, क्योंकि इसको ऑक्सीजन देना है। तो दोनों क्या करती है, एक्सचेंज कर लेती है। तो यहां पर एक तो क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है, दूसरा होती है इंटरनल, हमारी कोशिका और रक्त के मध्य अर्थात केशिका के मध्य, ठीक है, अर्थात केशिका के मध्य, ठीक है। अब देखिए कोशिका को अपन बोलते हैं सेल। देखिए जो कोशिका क्या काम करती है, जो भी उसने CO2 बनाई है वो किसको देगी, रक्त को अर्थात केशिका को, और केशिका से उठा लेगी ऑक्सीजन, अर्थात वहां पर भी CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, आवागमन हो रहा है। तो वो भी क्या कहलाएगा, श्वसन। वो भी क्या कहलाएगा, श्वसन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक कोशिका के अंदर थोड़ा सा अंदर है तो उसको आंतरिक बोलेंगे, ये बाहरी है तो एक्सटर्नल बोलेंगे। अब देखिए श्वसन समझ में आया। जब महिला क्या काम, देखिए जब
कोई लेडीज गर्भवती होती है तो उसमें क्या है, उसका पेट हो जाता है बड़ा, ठीक है, तो उसको जो फेफड़े होते हैं ना वो इतना प्रेशर नहीं लगा पाते हैं। अब देखिए पेट हो जाता है बड़ा, लेकिन फेफड़े में अगर उसको सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, ब्रीथिंग करनी है, तो जो डायफ्राम होता है उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिल पाती, ठीक है, वो क्या काम करती है, जगह नहीं मिल पाती उस डायफ्राम को, और डायफ्राम की जगह कौन काम करेगा, पसलियां, ठीक है, मसल, इंटर कोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, ये होती है हमारी पसलियां, इसको अपन बोलते हैं पसलियां। पसलियां भी क्या काम करती है, देखिए जितना प्रेशर हो सकता है डायफ्राम लगाता है, लेकिन उसको एक्सपेंड होने के लिए जगह नहीं मिल पाती, इसलिए पसलियां भी काम करेगी किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए, और कूपिका भी काम करेगी, कूपिका भी काम करेगी, अर्थात एल्वियोली, एल्वियोली बोलते हैं इसको, ठीक है, तो उसके लिए क्या काम करेगी, कूपिका, पसलियां, और जो डायफ्राम है जितना वो एफर्ट कर सकता है उतना काम करता है, ठीक है। अब देखिए अपन तो क्या करती हैं, अपन है स्तनधारी, मानव होता है स्तनधारी, इसलिए ये तो किससे सांस ले लेता है, फेफड़ों से, फेफड़ों मतलब लंग्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स, ठीक है। स्तनधारी तो क्या काम कर लेते हैं, फेफड़ों से सांस ले लेते हैं, लेकिन मेंढक, मेंढक क्या काम करता है, ये जमीन पर भी रहता है और स्थल पर, वो जल में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है और जल में भी रहता है, इसलिए ये त्वचा भी से, देखिए जमीन में तो ये ले लेता है फेफड़ों से, जमीन पर ले लेता है ये फेफड़े से, और इसमें ले लेता है त्वचा से, ठीक है, ठीक है। ये क्या जो मेंढक है वो किससे सांस ले लेता है, क्योंकि दोनों पर रहता है तो उसके वो, तो उसको फेफड़े और त्वचा दोनों से ही सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, यहां तक क्लियर। ये था आपका श्वसन की क्रिया। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, फेफड़े बचेंगे तो ही आपका जीवन बचेगा, वरना अगर आपको जीवन बर्बाद करना है तो आप मतलब सिगरेट है, दारू है, ये पी सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको इससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है, पैसा भी खर्च होगा, इसलिए सिगरेट अगर कोई पीता है तो बंद करें, क्योंकि हमारे जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, वो भी क्या, उसके अंदर भी कई सारी गैसें हैं, तो वही हमें अंदर से खोखला कर रही है, वही हमारे फेफड़ों में बर्बाद कर रही है, तो वही काफी है, अलग से पीने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, आप ही का पैसा बचेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, वो उससे नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, अगर जो कंटिन्यू हमारे चैनल पे, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।